हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। इसमें हमने पार्ट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 7 रहने वाला है। यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी एमजीएस यूनिवर्सिटी के लिए तो पर्टिकुलर रूप से, पर जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रीवियस जो वीडियोज़ थी उसमें हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स भी देखे थे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, बहुत बार रिपीट हुए। ठीक है, और आज की वीडियो में हम जो 7th पार्ट नंबर रहने वाला है, आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसका नाम है माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। तो हेडिंग लगाना माइकलसन एंड मोरले एक्सपेरिमेंट। माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले बात करें तो किसी भी वेव को अगर वो मूव करेगी तो उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे कि साउंड है, साउंड को भी मीडियम की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से कोई लाइट है, अगर वो क्या करेगी, मूव करेगी, तो उसको भी क्या होगी, एक मीडियम की क्या होगी, नीड होगी। तो इसलिए इन्होंने माइकलसन और मोरले के जो एक्सपेरिमेंट में जो मीडियम लिया गया था उसका नाम था ईथर। ठीक है, तो इन्होंने जो मीडियम लिया था वो था ईथर और उसके ऊपर इन्होंने क्या करा था, अपना प्रयोग किया था। तो इन्होंने सबसे पहले बताया कि मतलब कोई भी लाइट हो या फिर कोई भी साउंड हो, दोनों को क्या होती है, अगर वो दोनों क्या करेंगी, मूव करेंगी, तो उनके मूव के लिए क्या होता है, एक अपने क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। उन्होंने इस मीडियम को क्या चुना था, ईथर चुना था। उन्होंने बताया कि जैसे कि अगर सेंटर में आपका सन है, ठीक है, अगर ये आपकी क्या हो, अर्थ हो, यहाँ पर अर्थ है, तो यहाँ से जो लाइट आएगी अर्थ तक, ठीक है, तो आपको पता है कि लाइट के जो स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, वैक्यूम में होती है। तो इन्होंने पहले तो ये कहा कि यहाँ पर वैक्यूम है। बाद में जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो मीडियम है, ये जो मीडियम है ये क्या है, हमारे पास में हाइपोथेटिकल मीडियम है, उसको हम क्या कह देते हैं, ये ईथर कह देते हैं। इसका मतलब ये क्या है, ईथर है। इन्होंने ये बता दिया कि ये कैसा मीडियम है, ईथर का मीडियम है। और यहाँ से जो रेज आती है वो ईथर मीडियम से होते हुए कहाँ पर आती है, अर्थ पर आती है। और आप सभी को लाइट की स्पीड पता है क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या होती है, स्पीड होती है। तो इसी के बेस पर आज हम पढ़ने वाले हैं माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो इसमें लिखना सबसे पहले इसमें लिखना अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, any kind of wave needs a medium for its propagation. मतलब उसको अगर वो मीडियम है तो वो क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी। मतलब कोई भी साउंड वेव हो या लाइट वेव हो, दोनों के प्रोपेगेशन के लिए हमें एक मीडियम की क्या होगी, नीड होगी। इसके आगे लिखना एग्जाम्पल साउंड वेव्स। इसके आगे लिखना लाइट ऑल्सो behaves like a wave. The wave nature of light can be shown in interference of light। मतलब लाइट को भी मूव करने के लिए क्या है, एक मीडियम की क्या होगी, ज़रूरत होगी। ठीक है, उसके प्रोपेगेशन के लिए, किसके लिए, लाइट के लिए, उसके लिए भी मीडियम की आवश्यकता होगी, जैसे कि साउंड के लिए थी। इसके आगे लिखना
we have to find in Michelson and Morley experiment that the ether is presence in space। ठीक है, इससे हमें क्या प्रूव करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करेंगे माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में कि ईथर जो है वो स्पेस में क्या है, प्रेजेंट है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेना साइड में। ये अपना सन है, ठीक है, इसके बाहर बाउंड्री पे कहीं अर्थ है। ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ये सपोज कर लो अर्थ है। अब लाइट क्या है, यहां से मूव करके आएगी अर्थ तक, तो किसी ना किसी मीडियम की जरूर आवश्यकता होगी। पर पहले तो हमने पढ़ा था कि वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। अब यहाँ पर जो माइकलसन मोरले ने यहाँ पर जो बताया कि यहाँ पर जो मीडियम है वो कौन सा है, हाइपोथेटिकल मीडियम है, जिसका नाम क्या है, ईथर है। यानी कि यहाँ पर क्या है, मीडियम आपका ईथर है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर लिख लेना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो बात होगी कि इसने क्या बता दिया, मीडियम बता दिया कि मीडियम क्या है, आपका ईथर है। ठीक है, सन है, यहाँ पर अर्थ है, तो लाइट यहाँ से यहाँ तक आएगी, अर्थ तक, सन से लेके अर्थ तक। तो कौन से वाले मीडियम से आएगी, तो ईथर वाले मीडियम से होते हुए कहाँ पर आएगी, अर्थ में आएगी। इसके आगे इसका जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो डायग्राम बना लेना साथ में, जो इनका एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या क्या था। सबसे पहले यहाँ पर एक लाइट सोर्स था, ठीक है, ये आपका है लाइट सोर्स। यहाँ से कोई लाइट इमिट हुई, यहाँ पर कोई आपका सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट ले लिया, क्या है, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, इसको P से डिनोट कर दिया, और यहाँ से इसके बीच जो एंगल बनेगा वो बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, और ये क्या है आपका सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, क्या है, सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। अब देखो जब लाइट सोर्स इस पर क्या होगी, आएगी, जैसे ही यहाँ तक पहुँचेगी तो इसका कुछ भाग तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सपोज कर लो यहाँ पर 2 मिरर है, एक तो 1 यहाँ पर है M1, और एक मिरर आपका यहाँ पर है जिसको कह दिया M2। 2 मिरर है अपने पास में। ठीक है, अब मान लो ये ट्रांसमिट, ये रिफ्लेक्ट होती है, और यहाँ से क्या होती है, ये ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये ट्रांसमिटेड रे है। इसके आगे बनाना, ये लिख लिया होगा सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट। अब देखो यहाँ से कोई रे आती है, सपोज कर लो ये आ गई, इस तरीके से कोई आती है रे, और यहाँ पर एक है टेलीस्कोप, ये आपकी टेलीस्कोप है। क्या है,
टेलीस्कोप है। तो एक जो रिफ्लेक्ट हुई ये वाली रेज जो है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ये वाली जो है वो क्या है, ट्रांसमिटेड है। अब बताओ, अगर लाइट यहाँ से निकल रही है तो लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, आपको पता है कि क्या होती है, c होती है। और अर्थ में मूव कर रहा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है ये कहाँ पर है, अर्थ में है, ठीक है। और ईथर इसमें मीडियम है। अर्थ क्या करती है, पूरी मूव करती है, पर ईथर जो मीडियम है वो सेम ही रहता है। अब बताओ, c लाइट की वेलोसिटी है, अर्थ की वेलोसिटी v है। जब इस तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, c प्लस v हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। अगर वापस आएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, c में से वेलोसिटी किसकी, अर्थ की क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सपोज कर लो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, कैपिटल L है, और इसकी भी लेंथ कितनी है, L है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है, ठीक है। जब इसकी वेलोसिटी इस साइड मूव कर रहा है तो c प्लस v है। जब वापस आ रहा है टकरा करके, कुछ m2 वाले जो मिरर से टकराएगी जो रे, वो वापस भी आएगी, और जब वापस आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, c माइनस वी। जब गई थी तो c प्लस वी, वापस आई है तो c माइनस वी। इसके आगे लिखना लेट। अब हम टाइम फाइंड आउट करेंगे, तो टाइम कैसे आएगा, तो टाइम t1 इज इक्वल्स टू, देखो लेंथ l है, ठीक है, वेलोसिटी c प्लस वी। दूसरी बार कितनी हो जाएगी, लेंथ l, और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, c माइनस वी। तो टाइम कैसे निकालेंगे, लेंथ अपॉन क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। इसका मतलब l अपॉन c माइनस वी हो गया एक बार, ठीक है। और t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, l अपॉन c प्लस वी हो जाएगी। ये दोनों वैल्यू आ गई। अगर टोटल टाइम की बात करें तो निकाल सकते हैं, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखना TL टोटल टाइम इज इक्वल्स टू L अपॉन C माइनस वी प्लस L अपॉन C प्लस वी। कुछ टाइम बाद में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा डायग्राम जो है वो 90 डिग्री से मूव करेगा। जब ये 90 डिग्री से मूव करेगा तो M2 वाला कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ, और M1 वाला कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी ये पूरा पूरा किससे अपने रोटेट करेंगे, 90 डिग्री से, तो ये पूरा रोटेट हो जाएगा। रोटेट होने पर M1 M2 की जगह आ जाएगा, M2 टेलीस्कोप की जगह आ जाएगा। जब इस तरीके से इसको रोटेट करेंगे तो हमारा एक कोई रे मान लो ऐसे गई और टकरा करके वापस कहाँ से आती है, ऐसे आती है। और यहाँ पर टाइम हमने मान लिया t3 टाइम लेती है। कितना टाइम लेती है, t3 टाइम लेती है, ठीक है। और वेलोसिटी कौन सी आ जाएगी, अपनी लाइट वाली वेलोसिटी, क्योंकि लाइट जा रही है। और फिर वापस आएगी तो भी टाइम लगेगा। इसका मतलब हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर देखो पहले इसको सॉल्व आउट कर ले, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, TL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये C माइनस वी, C प्लस वी, ऊपर क्या आएगा, C प्लस वी, साथ में क्या आएगा, L प्लस L C माइनस वी। ये वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, LC प्लस VL प्लस LC माइनस VL अपॉन A माइनस B, A प्लस V क्या हो जाएगा, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ये टोटल टाइम आ रहा है, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो VL से VL कैंसिल आउट हो गया। क्या वैल्यू आ गई, 2LC अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से TL इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C कॉमन निकाल सकते हैं ना, C स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से, तो 2LC अपॉन C स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। एक C कैंसिल आउट हो गया, तो TL टोटल टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L अपॉन C ब्रैकेट में 1 माइनस V स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह दें, 1 कह दें। ये टोटल टाइम आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब की बार कौन सी डिस्टेंस और टाइम लेंगे, ये वाली और ये वाली, ये वाला टोटल टाइम निकालेंगे। तो लिखना, ये बना लिया होगा आपने, अब देखो अपने पास में क्या पोजीशन बन जाएगी कि ये तो मिरर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई रे
इस तरीके से जाएगी और इस तरीके से क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी, यही तो होगा, ठीक है। और बीच में ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे आई गई। अब देखो ये वाला जो था इसको टाइम कितना लग रहा था, टाइम t3 लग रहा था, वेलोसिटी कितनी है, v है, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो गई, ct3 हो गई। अगर वेलोसिटी यहाँ पर v हो और टाइम t3 हो तो अपनी लेंथ कितनी हो जाएगी, vt3 आ जाएगी। और इसकी लेंथ कितनी है, अपनी l है। तो यहाँ क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। तो लिखना बाई अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको पता है ct3 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, l स्क्वायर प्लस vt3 की स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर t3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस v स्क्वायर t3 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो c स्क्वायर t3 स्क्वायर और v स्क्वायर t3 स्क्वायर को एक साइड ले लें तो c स्क्वायर t3 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर t3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू l स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा t3 स्क्वायर, क्या बचेगा, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, l स्क्वायर आ गया। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, t3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, t3 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। तो t3 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। तो t3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, l अपॉन क्या वैल्यू आ जाएगी, c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। इसका मतलब क्या हो गया, रूट हो गया। यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब लिखना ये तो अपना आ गया इसके लिए टाइम, इस वाले के लिए, पर जो रे जा रही है वो वापस भी तो आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम लग रहा है वो यहाँ पर लगने वाले टाइम के इक्वल है। इसका मतलब ये वाला टाइम जो है इसको 2 बार मल्टीपल कर सकते हैं, 2 से मल्टीपल कर दे तो टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल टाइम लिखना है इसमें, टोटल टाइम टी। अब की बार टोटल टाइम टी से शो करा है, पहले वाला TL से करा था, तो कितना हो जाएगा 2 × t3, यानी जितना इसमें टाइम लग रहा था उतना ही इसमें लगेगा। और दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के लिए हमने इसको 2 से क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया। तो tt इज इक्वल्स टू 2l अपॉन अंडर रूट v स्क्वायर c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। यहाँ तक की वैल्यू आ गई। क्या कॉमन आ रहा है, c स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से। तो tt इज इक्वल्स टू 2l, c स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो रूट तो है ही, तो c बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर क्या कह देंगे, 2 कह देंगे। ये tt की वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, tl की वैल्यू आ गई। अब इसके आगे देखना, लिखना नाउ we find time difference। क्या फाइंड आउट करेंगे, टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे किसके बीच में, टी और TL के बीच में फाइंड आउट करेंगे। तो लिखना टाइम डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या लिख लेंगे, TL माइनस क्या हो जाएगा, TT इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू है, 2l अपॉन c। अंडर रूट में थी ना ये वैल्यू, ये भी नहीं अंडर रूट की थी, ऊपर वाली थी अंडर रूट में, ये वाली अंडर रूट में नहीं थी, ठीक है। TL की वैल्यू ये आ गई माइनस 2l अपॉन c अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब क्या 2l अपॉन c दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल सकते हैं कॉमन। तो 2l अपॉन c ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये अपना क्या आ रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा है। तो इसको किससे शो कर सकते हैं, डेल्टा t से शो कर सकते हैं। अब सपोज करो इससे किससे मल्टीपल कर दें, t c से मल्टीपल करें, मल्टीप्लाई बाई
सी से मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगी ये वैल्यू। इसको अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पाथ डिफरेंस में चेंज हो जाएगा, और पाथ डिफरेंस को हम किससे शो करेंगे, डेल्टा 1 से, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी से मल्टीपल करते ही सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2l 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, डेल्टा 1 की। ठीक है, अब इसके आगे लिखना, इसको लिख लिया होगा, पूरे को साफ ही कर देते हैं, दोबारा लिखना है दूसरा। अब लिखना एंड आफ्टर रोटेशन, ये तो कन्वर्ट हो गया अपना सिंपल वाली जो फॉर्म थी, अब किससे मूव करेगा, 90 डिग्री से। 90 डिग्री से मूव करते ही m1 m2 की जगह आ जाएगा, m2 वाला टेलीस्कोप में चला जाएगा। तो अब देखो लिखना एंड आफ्टर रोटेटिंग 90 डिग्री। अब 90 डिग्री पे क्या कर दे, रोटेट कर दे, तो जो टाइम डिफरेंस आएगा अब की क्या होगा, टी में से किसको माइनस कर दोगे, TL को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो TT की वैल्यू क्या थी, TT की वैल्यू थी अपने पास में 2L अपॉन C √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2L अपॉन C ब्रैकेट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये दोनों की वैल्यू पुट हो गई। इसको हम क्या बोल देंगे, अब की बार डेल्टा टी स्टार, उसको डेल्टा टी बोला था, इसको क्या बोल देंगे, डेल्टा टी स्टार। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2L अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको किससे मल्टीपल कर दे, सी से, तो हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, तो मल्टीप्लाइंग बाई सी वी है, क्या चेंज हो जाएगा इसमें, ये पार्ट डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और पार्ट डिफरेंस को किससे शो कर देंगे, डेल्टा 2 से शो कर देंगे। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2L सी से मल्टीपल करेंगे तो सी हट जाएगा, ये वैल्यू क्या आ गई, 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे लिखना, नाउ कैलकुलेटिंग फ्रिंज शिफ्ट। अब क्या फाइंड आउट करेंगे, फ्रिंज शिफ्ट फाइंड आउट करेंगे। जो हमने टेलीस्कोप लिया था तो उस पूरे के पूरे जो अपना एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ फ्रिंज बनती है, क्या बनती है, फ्रिंज बनती है, ये फ्रिंज बन जाती है। इन्हीं की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फ्रिंज शिफ्ट फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n = डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 अपॉन लेमडा, ये वैल्यू होती है। जहाँ पर लेमडा डेल्टा 1 और डेल्टा 2 क्या है, अपने पाथ डिफरेंसेस हैं, और लेमडा क्या है, अपनी तरंग दैर्घ्य है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नैनोमीटर में हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए लेमडा ले लेते हैं और नैनोमीटर में फाइंड आउट कर लेते हैं, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 किस में आते हैं, मीटर में आते हैं। अब दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो लिखना, वेयर डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, पाथ डिफरेंसेस हैं, और लैम्डा क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, जिसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। ये तो किस में आएगी, नैनोमीटर में, और ये किस में आएगी, मीटर में। ठीक है, अब लिखना, जो हमारे पास में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो लेंथ के इक्वल होगा, और लेंथ हमारी लगभग इसमें कितनी आती है, 11 मीटर आती है। और लैम्डा की बात करें तो लैम्डा इसमें आता है 500 नैनोमीटर। अगर ये दोनों वैल्यू पुट करें n में, तो n की वैल्यू जो होती है वो लगभग 0.44 के क्या आती है, इक्वल आती है।
जबकि माइकलसन और मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या था कि अगर उसको रोटेट कर रहे थे 90 डिग्री पर, तो फ्रिंज वाली जो लेंथ थी या फिर फ्रिंज शिफ्ट थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एज्यूम करा था कि n इक्वल्स टू 0, पर उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करके सॉल्व आउट करा उसमें n की वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0.44 के इक्वल आती है। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि वो रॉन्ग प्रूव हो गए ना। वहाँ तो उन्होंने कहा था कि फ्रिंज शिफ्ट चेंज ही नहीं हो रही, यहाँ पर फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0.44। तो यहाँ पर आकर के माइकलसन और मॉर्ले का जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो जाता है। तो यहाँ तक जो था वो हमारा क्या था, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। अब इसी पे बेस्ड 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो 1-2 नंबर में या 1.5 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, उनको लिख लेना। यहाँ पर 2 लाइन और लिख लेना कि ये फेल हो गया तो, बट माइकलसन एंड मॉर्ले सपोज दैट कि n की वैल्यू क्या ली थी उन्होंने, सपोज किया था 0, पर यहाँ पर i कितनी है 0.44। तो लिखना सो दिस इज नॉट सेम एज हर experiment, so this theory is failed। उनकी थ्योरी क्या हो गई, यहाँ पर फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने पहले तो क्या कहा था कि जो अपनी फ्रिंज शिफ्ट है वो क्या है 0 के इक्वल है, लेकिन उन्होंने जब प्रूव करा तो कितनी आई 0.44 के इक्वल आई। इसका मतलब वो उनका जो फेल्ड हो गया पूरा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से माइकलसन और मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद में लिखना, अब नेक्स्ट हेडिंग डालना लॉरेंस फिtzgerald contraction hypothesis। देखो, लॉरेंस फिtzgerald कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस किस पर बेस है, तो माइकलसन और मॉर्ले के टाइम जो पीरियड आए थे T1 और T2 या फिर TL या TT, उन पर बेस्ड हैं दोनों के दोनों। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर फैक्टर है अपने पास में, कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर आपको पता है क्या होता है, 1 माइनस के v² अगर वेलोसिटी v है तो v² हो जाएगा। अगर u वेलोसिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस की u²/c²। ये एस प्राइम के लिए होगा। अगर एस डैश प्राइम के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। इस तरीके से हम पढ़ चुके थे। अगर लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर क्या आ जाएगा, इसको किससे मल्टीपल कर देंगे, एल से मल्टीपल कर देंगे, तो ये किस में आ जाएगा, लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। इसी को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो अब लिखना इसमें अकॉर्डिंग, लिखना अकॉर्डिंग to this hypothesis a material body moving with velocity v relative to ether, मीडियम कौन सा है, ईथर वाला है, इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फैक्टर √1 माइनस v²/c² in the direction of motion of the body so
length is reduced to L under root 1 minus V square upon C square if we make use of this hypothesis in our experiment, we find, अगर इस हाइपोथेसिस का हम माइकलसन और मोरले के एक्सपेरिमेंट में यूज करें कि जो हमारी लेंथ है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, L अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कौन सा जो अपने टाइम निकाला था ना माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट में, वो दोनों क्या लेंगे, टाइम लेंगे। तो आपको पता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट में दो टाइम आए थे, एक तो TL आया था और एक TT आया था। तो TL इज इक्वल्स टू क्या था लिखना, 2LC अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये वैल्यू थी। अब L जो है वो किस में चेंज हो गई, L अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब L की जगह क्या आ जाएगा, 2C सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और L की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, L अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब देखो 2C अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, L इसका क्या ले ले एलसीएम, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर L अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सी स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सी से सी कैंसिल आउट हो गया, रूट वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या वैल्यू बचेगी, 2L सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू किसके इक्वल थी, अपनी टीटी के वैल्यू के इक्वल थी, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टीटी। इसका मतलब टीएल जो है वो किसके बराबर आ गया, टीटी के बराबर आ गया। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब इनके बीच में कोई भी क्या नहीं है, पाथ डिफरेंस नहीं है। तो इसमें लिखना आगे, इसमें आगे लिखना हेंस पाथ ऑफ both rays should be equal, so we would not find any path differences so any contraction was not find out. इसका मतलब क्या हो गया कि पाथ डिफरेंस जो था वो क्या आया, 0 आया। इसका मतलब वहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या था, लॉरेंस फिजरलैंड कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना, द ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस। ये भी किससे रिलेटेड है, माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट से। तो इसमें लिखना दैट the velocity of earth relative to the ether is
dragged with motion of earth with same velocity as earth this explanation cannot explain aberration so this theory was rejected. क्या कह रहा है? द ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस में क्या कह रहा है? दैट द वेलोसिटी ऑफ अर्थ रिलेटिव टू द ईथर इज ड्रैग्ड विद द मोशन ऑफ अर्थ विद द सेम वेलोसिटी एज अर्थ, कि जो अपना जो मीडियम है और जो अपनी अर्थ की जो वेलोसिटी है, अगर उसकी जो मोशन देखते हैं वो सेम होती है किसके लिए? अर्थ के लिए और ईथर के लिए. दिस एक्सप्लेनेशन कैन नॉट एक्सप्लेन एबरेशन सो दिस थ्योरी वाज रिजेक्टेड. ये एबरेशन की जो घटना थी उसको क्या नहीं कर पाया, समझा नहीं पाया, इसलिए ये थ्योरी कैसी हो गई? रिजेक्ट हो गई. तो इसको क्या कहते हैं? द ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस. इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालना इमिशन थ्योरी. इमिशन थ्योरी इसमें लिखना ए ऑब्जर्वर या ए ऑब्जर्वेशन that rules out emission theory is that the use of sunlight or light from star in Michelson and Morley experiment were divided the help of such light rays but the result was again negative. देखो इमिशन थ्योरी में क्या कह रहा है कि ए ऑब्जर्वर दैट रूल्स आउट इमिशन थ्योरी इज दैट द यूज ऑफ सनलाइट और लाइट फ्रॉम स्टार इन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट. एक ऑब्जर्वेशन किया जो क्या करता है? इमिशन थ्योरी को क्या करता है? बताता है किसके बारे में? कि कोई भी अगर अपन स्टार ले लेते हैं और उससे क्या आती है अपने पास में? सनलाइट आती है या फिर कोई लाइट आती है. कौन से एक्सपेरिमेंट में? माइकलसन और मोरले एक्सपेरिमेंट में. एक्सपेरिमेंट वर डिवाइडेड द हेल्प ऑफ सच लाइट रेज बट द रिजल्ट वाज अगेन नेगेटिव. ठीक है, तो वो क्या जो लाइट रेज आई है वो क्या होती है? डिवाइड होती हुई आती है. फिर भी क्या होता है? एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? अगेन नेगेटिव आ जाता है. इसका मतलब इमिशन थ्योरी भी क्या हो गई? यहाँ पर रिजेक्ट हो गई. इसके बाद में एक हेडिंग और लगाना, इसमें ही लगा लो, यहीं पे लिख लो प्रिंसिपल ऑफ constancy of the speed of light.
प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या होता है कि जो अपनी लाइट जो होती है उसकी जो स्पीड होती है वो हर एक क्या होती है फ्रेम में, अगर एक इनर्शियल फ्रेम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, अगर जो अपनी एक इनर्शियल फ्रेम में वही क्या होगी दूसरे इनर्शियल फ्रेम में होगी, यानी कि वो क्या होती है चेंज नहीं होती है। अगर एक इनर्शियल फ्रेम में जो वैल्यू आती है स्पीड ऑफ लाइट की वही दूसरे इनर्शियल फ्रेम में क्या है रहने वाली है, इसको हम क्या कह देते हैं कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि कोई भी रेफरेंस फ्रेम ले लो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है कभी भी चेंज नहीं होती है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू की तरफ क्या करती है बिहेव करती है। इसके आगे लिखना है इसमें द वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग of the Michelson and Morley experiment is that the speed of light is constant for all direction in all inertial frames if we accept the speed of light is constant, then we have to replace Galilean transformation by a suitable transformation since Galilean transformation is based on concept of absolute space and absolute time। तो क्या कह रहा है कि द वन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ऑफ द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट इज दैट, क्या है एक तरीका इसको डिफाइन करने का माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट को, कि द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट, क्या होती है कांस्टेंट होती है, ऑफ फॉर ऑल डायरेक्शन इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, कोई भी इनर्शियल फ्रेम ले लो या किसी भी डायरेक्शन में ले लो, दोनों में इनकी वैल्यू क्या रहने वाली है कांस्टेंट रहने वाली है। इफ वी एक्सेप्ट द स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट देन वी हैव टू रिप्लेस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बाय ए सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लाइट इज कांस्टेंट तो हमें जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एक सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। सिंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो किस पर बेस्ड है तो एब्सोल्यूट स्पेस पर और एब्सोल्यूट टाइम पे। ये जो तीनों अपने टॉपिक हैं कौन कौन से, द ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, इमिशन थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट,
ये तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके स्मॉल क्वेश्चंस जो होते हैं ना 1.5 या 2 नंबर वाले, उनमें बहुत बार क्या करते हैं डायरेक्ट इसकी डेफिनेशंस पूछ लेते हैं या फिर इसके बारे में पूछ लेते हैं। तो आपको ये सब उसमें समझा करके लिख करके प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके तैयार कर लो और इसको साथ साथ में याद करते चलो, जिससे कि क्या हो जाए ईजी वे में आप स्टडी कर सको। तो आज की वीडियो में हमने इतने सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं और आप साथ में नोट्स बना करके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। थैंक यू सो मच।